स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस जो है वो क्या होते हैं और कैसे ये अफेक्ट करते हैं बिजनेस की एक्टिविटी को। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड द बिजनेस। तो स्टेक होल्डर्स होते कौन है? इफ वी डिफाइन स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स आर द पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल who can be affected by and therefore have an interest in any action by an organization, the firm or the business. बेसिकली बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं, लोग जो बिजनेस के अंदर होते हैं और लोग जो बिजनेस के बाहर होते हैं। तो उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर्स कहते हैं। So they are the people who are affected by business activity and therefore they have an interest in the business activity. So usually main stakeholders आपके कौन होते हैं बिजनेस के अंदर? The main stakeholders are the owners. Owners आपके जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं। अगर हम सोल ट्रेडर पार्टनरशिप की बात करें तो उसके अंदर जो ओनर्स होते हैं से, या फिर अगर हम कंपनीज की बात करें तो उसके अंदर ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। हाँ तो बेसिकली आपके इंटरनल और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक म्यूट कर लो ठीक। अपने आप को यार, जस्ट अ सेकंड, मैं इसमें सेटिंग कर लेता हूँ। म्यूट नहीं कर सकते, और मीटिंग सेटिंग्स में जाके हम लोग उसको कर लेते हैं शो म्यूट अपॉन एंट्री। ओके। तो आपके जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं बिजनेस के अंदर वो होते हैं आपके ओनर्स, ठीक है। ओनर्स आर द पीपल हु इन्वेस्ट, सही है, इन द मनी इन द बिजनेस, दे आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। फिर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज होते हैं, ये लोग भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। कस्टमर्स, कस्टमर्स आपके बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये भी आपका स्टेक होल्डर होते हैं, तो दे आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सप्लायर्स आपसे बिजनेस से पैसा जो है वो सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स, दे आर आल्सो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। लोकल कम्युनिटीज जो जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं वहाँ के आसपास की कम्युनिटीज, आसपास के लोग, वो भी जो है वो बिजनेस की एक्टिविटी से अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो दे आर ऑल्सो योर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। देन वी हैव द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज बेसिकली कि आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट जो है वो आपको आपके बिजनेस एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखती है, तो गवर्नमेंट भी जो है वो आपका एक स्टेक होल्डर होता है। देन यू हैव द लेंडर्स। लेंडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको उधार देते हैं, पैसे देते हैं उधार, ताकि आप अपना बिजनेस रन कर सकें, तो ये भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनका भी बिजनेस एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स एज वेल, कि आपके जो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो कि बिजनेस की एक्टिविटी पे नजर रखते हैं कि बिजनेस कोई गलत काम या अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, तो ये बेसिकली आपके मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं। और हर एक स्टेक होल्डर जो है वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होता है। बिजनेस इज अकाउंटेबल टू दीज स्टेक होल्डर्स। बिजनेस जो है वो ऐसा नहीं होता कि बस इकोनॉमी के अंदर ऐसे काम कर रहा होता है बगैर किसी को अकाउंटेबिलिटी दिए। बिजनेस हैव टू बी अकाउंटेबल टू दीज stakeholders, and of course these stakeholders also have responsibility to support the business as well, ठीक है। तो इनका क्या कनेक्शन होता है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बिजनेस डिसीजन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स। अब बिजनेस के कुछ डिसीजंस के हम एग्जांपल देते हैं कि क्या उनका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ सर्टेन स्टेक होल्डर्स पे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बिजनेस डिसीजन होता है एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग एंड बिल्ड अ न्यू हेड ऑफिस। एक्सपैंड कर रहा है बिजनेस और वो एक नया हेड ऑफिस बिल्ड कर रहा है। सो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स। तो इंटरनल स्टेक होल्डर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चांसेस ऑफ प्रमोशन, एम्प्लॉयज की प्रमोशन हो सकती है, वो लोग हेड ऑफिस प्रमोट हो सकते हैं क्योंकि नया हेड ऑफिस बन रहा है, तो नई लेबर चाहिए होगी, नई वर्कफोर्स चाहिए होगी, तो पीपल, फॉर एग्जांपल अगर बैंक अपना नया हेड ऑफिस, अब आई होप आवाज सही आ रही होगी, और लेट्स कंटिन्यू। ओके। तो अब लेट्स सपोज अगर बिजनेस डिसाइड करता है कि वो एक्सपैंड करे और नया हेड ऑफिस खोले, तो एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देयर विल बी अ चांस ऑफ प्रमोशन, कि उनकी प्रमोशन हो सकती है, कि वो लोअर लेवल पे अपर लेवल पे जा सकते हैं। फिर मोटिवेशन विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स आपकी मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होगा, बिकॉज अगर आप जो है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करोगे, सही है, और नए जो उस पे बिजनेसेस पे लेके जाओगे, तो उसके बाद जाहिर सी बात है मोटिवेशन भी आपकी इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद डिक्रीज इन सैलरी, सही है। इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर आप हेड ऑफिस वगैरह जो है वो बिल्ड कर रहे हो, तो हेड ऑफिस वगैरह बिल्ड करने की वजह से एक प्रॉब्लम ये जरूर आ सकती है कि आपकी जो सैलरी वगैरह है वो आप इंक्रीज कर दो एम्प्लॉयज की, बिकॉज जाहिर सी बात है आपका उसके ऊपर पैसा लगेगा, हेड ऑफिस बनाने में पैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है आपका जो सैलरी वगैरह है एम्प्लॉयज की वो डिक्रीज कर दोगे। देन कम्युनिकेशन विल बी डिस्टर्ब, ऑफ कोर्स
कम्युनिकेशन जो है वो आपकी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती रहती है, क्योंकि अगर आप हेड ऑफिस में बिल्ड करोगे तो एम्प्लॉयज भी जो है वो उस कंस्ट्रक्शन का पार्ट होते हैं, मतलब एम्प्लॉयज का भी जो है वो आना जाना लगा रहेगा हेड ऑफिस में, सो कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। फिर जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसमें भी कम्युनिकेशन इश्यूज आ सकते हैं। देन डिफिकल्ट टू मैनेज वाइल एक्सपेंशन, जब आप एक्सपैंड कर रहे होते हो तो जाहिर सी बात है आपका जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन एक्सपेंशन जो है सही है वो भी जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप मैनेज एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे होते हो और एक्सपैंड भी कर रहे होते हो साथ साथ, तो आपका एक्सपेंशन पे सारा ध्यान होता है और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उस पर नजर रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए कि एम्प्लॉयज भी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंशन से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। एम्प्लॉयज भी जो है वो अपने टारगेट्स वगैरह अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन दे आर कॉल्ड अप टू द न्यू बिल्डिंग, न्यू एरिया, न्यू साइट पे जाना होता है, उनको देखना होता है काम वगैरह। सही है, फिर मैनेजर्स का जो है वो सारा फोकस मैनेजर्स का उनका हेड ऑफिस बनाने में लगा हुआ होगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो एम्प्लॉयज अगर कोई काम कंप्लीट करेंगे या एम्प्लॉयज को कोई क्वेरी है तो वो भी पूछना काफी ज्यादा डिले हो जाएगा, तो काम भी आपका काफी ज्यादा यहाँ पे डिले हो जाता है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट और लोकल कम्युनिटी की अगर बात करें तो एक्सपेंशन से आपके जो लोकल कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। ऑफ कोर्स लोकल कम्युनिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगी अगर बिजनेस एक्सपैंड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा अगर बिजनेस एक्सपैंड होगा। But there is also a drawback that disruption caused by increased traffic and loss of green fields. अब क्या होगा कि अगर बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है तो उसको और जगह ज्यादा जगह चाहिए होगी टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस। तो जाहिर सी बात है वो कोई पार्क की जगह, कोई ऐसी जगह जिसको डिस्ट्रॉय करके वो अपनी बिल्डिंग वहां पे बनाएगा, तो डेफिनेटली वहां पे फिर लोकल कम्युनिटी में आपके पार्क्स वगैरह कम हो जाएंगे। देन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स, बेटर सर्विस एंड क्वालिटी। एक बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा है, लार्जर बिजनेस बन रहा है, तो यू माइट एक्सपेक्ट कि वो एक अच्छी सर्विस एक अच्छी क्वालिटी देगा। But larger business might not be able to provide services on personal level, and therefore customers might be dissatisfied. So larger businesses, जब business छोटा था तो वो personal level पे customer को जो है वो provide करता था सर्विस, लेकिन अब business बड़ा हो चुका है तो usually वहाँ पे फिर पर्सनल लेवल पे जो है वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही होती। देन कस्टमर्स माइट बी चार्ज हायर प्राइसेस एज वेल, क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, बिजनेस अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाह रहा है, तो बिजनेस जो है वो अपनी प्राइसेस भी इंक्रीज कर सकता है। दिस कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ अ सिंगल डिसीजन ऑन दीज पर्टिकुलर स्टेक होल्डर। ये तो जैसे लाइक आपके तीन की एग्जांपल्स दिए मैंने कि यहाँ पे इन तीनों पे जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है। और भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, ओनर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है कि ओनर्स का रिटर्न बढ़ जाएगा, लेकिन ओनर्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह और ज्यादा लगेगी, पैसे उनके और ज्यादा लगेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे इम्पैक्ट करती है टू द स्टेक होल्डर्स। एक और यहाँ पे डिसीजन है, लेट्स सपोज इंस्टॉलेशन ऑफ आईटी इक्विपमेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट आईटी इक्विपमेंट एम्प्लॉय करोगे बिजनेस के अंदर, तो इससे एम्प्लॉयज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एम्प्लॉयज विल लर्न न्यू स्किल्स, ट्रेनिंग विल इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है नई स्किल्स आप सीखोगे, ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉयज की, तो एम्प्लॉयज विल फील मोर मोटिवेटेड। However, they will be replaced by the machinery. तो रिप्लेस बाय द मशीनरी, तो जाहिर सी बात है आपके एम्प्लॉयज की रिप्लेसमेंट हो सकती है इफ यू आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो एम्प्लॉयज को रिप्लेस भी कर सकती है। और वो नई टेक्नोलॉजी अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करवाना पड़ेगा उस नई टेक्नोलॉजी के अंदर, तो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग कॉस्ट भी आपकी काफी ज्यादा आएगी। फिर अगर लोकल कम्युनिटी की बात करें तो लोकल कम्युनिटी के अंदर आपकी सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इफ यू इंस्टॉल न्यू आईटी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो उससे आपकी सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी, आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकोगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, क्योंकि लोकल वर्कर्स को निकाल के आप मशीनरी रिप्लेस कर देगी उनको, तो उसकी वजह से लोकेलिटी में लोकल कम्युनिटी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। कस्टमर्स पैक की बात करें तो कस्टमर विल रिसीव बेटर क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, but IT is not always reliable and some customers might have the knowledge of using latest technology. So basically क्या होता है कि IT से कभी कभार सर्विसेज रिलायबल नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कस्टमर सर्विस खराब हो सकती है, आपका प्रोडक्ट खराब बन सकता है और कस्टमर को खराब प्रोडक्ट जा सकता है। तो समटाइम्स कस्टमर्स माइट रिसीव बैड प्रोडक्ट क्योंकि IT रिलायबल नहीं होता। जैसे लेट्स सपोज आप अगर कस्टमर सर्विस पे कॉल कर रहे हो और कस्टमर सर्विस पे आपका जो आईटी एआई जो कस्टमर सर्विस को डील करता है वो अभी ब्रेक डाउन हुआ हुआ है उसका, या वो चल नहीं रहा, तो कस्टमर सर्विस वहां पे आपकी खराब हो सकती है। तो अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह आ गए तो आपकी जो कस्टमर सर्विस है वहां पे वो खराब हो जाएगी। तो आईटी का ये भी इम्पैक्ट हो सकता है ऑन द पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स। सो दीज आर द यूजुअल इम्पैक्ट्स कि बिजनेस अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका स्टेक होल्डर के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है।
नाउ लेट्स डिस्कस। देखें इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन चीज है वो ये ऊपर वाली चीज थी जो हमने अभी डिस्कस करी, और ये दैट इज द स्टेक होल्डर्स, देयर रोल्स, देयर राइट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि हर एक स्टेक होल्डर जो है वो कैसे बिजनेस से कनेक्टेड है, कैसे क्या उसके राइट्स हैं जो बिजनेस को उसको देने, और उसके क्या राइट्स हैं जो वो साथ बिहेव करेगा, किस तरीके से वो मार्केट में बिजनेस के साथ बिहेव करेगा। सो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर सबसे पहले स्टेक होल्डर की बात करें हम कस्टमर्स, तो कस्टमर्स बिजनेस के साथ कैसे कनेक्टेड है? कस्टमर्स बिजनेस के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि वो परचेज करता है गुड्स फ्रॉम द बिजनेस। तो उसके राइट्स क्या है? कस्टमर के राइट्स क्या है? दे शुड रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट गुड क्वालिटी एंड दे शुड गेट आफ्टर सेल सर्विस एंड कस्टमर सर्विस इनको मिलनी चाहिए अच्छी। तो ये तो कस्टमर के ये राइट्स हैं जो उसको मिलने चाहिए फ्रॉम द बिजनेस। However, customer should be honest with the business कि कस्टमर से अगर कोई गलती हुई है, कस्टमर से खुद कोई प्रोडक्ट टूटा है, तो ये तो वो आके कस्टमर से बोले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद के गया, मेरे से वो टूटा है, लेकिन मैं आके बिजनेस से ये क्लेम कर रहा हूँ कि भाई आपने मुझे टूटा हुआ प्रोडक्ट दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑनेस्ट। शॉप लिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। अक्सर होता है रिटेल स्टोर्स पे आप कोई खाते हो चीज, सही है, या लोग जो है वो कोई चीजें खाते हैं और वो वहीं पे रैपर फेंक देते हैं, तो इस तरीके से शॉप लिफ्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। नॉट टू स्टील और नॉट टू मेक फॉल्स क्लेम्स। तो वही वाली बात है कि आप जो है वो फॉल्स क्लेम नहीं करो कि भाई एक काम एक मसला आपने क्रिएट करा है प्रोडक्ट के अंदर, एंड यू आर जस्ट क्लेमिंग दैट कि नहीं आपने मुझे जो है वो ये प्रोडक्ट सही नहीं दिया था। तो इस तरीके से कस्टमर्स को भी नहीं करना चाहिए बिजनेस के साथ। सो ऑफ कोर्स कस्टमर्स को ऑनेस्ट रहना चाहिए बिजनेस के साथ, एंड बिजनेस शुड आल्सो प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। फिर एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज का लिंक कैसे होता है बिजनेस के साथ? एम्प्लॉयज प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेसेस। एम्प्लॉयज जो है वो बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स उनका जो राइट होता है वो ये होता है, दे शुड रिसीव सैलरी ऑन टाइम फ्रॉम द बिजनेस, दे शुड रिसीव गुड वर्किंग कंडीशंस फ्रॉम द बिजनेस, एंड दे शुड हैव गुड जॉब सिक्योरिटी एज वेल, कि इनकी जो जॉब है वो सिक्योर रहनी चाहिए। तो बिजनेस के ये राइट्स हैं कि ये राइट्स बिजनेस को देने चाहिए टू द एम्प्लॉयज। एंड एम्प्लॉयज के भी कुछ राइट्स हैं जो कि उनको बिजनेस को देने चाहिए, दैट इज टू बी ऑनेस्ट विद द बिजनेस, टू मीट द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 8 घंटे काम करना है, आप 6 घंटे काम करके भाग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड meet the conditions of employment contract and to follow an ethical code of conduct। ethical रहे, सही है, बिजनेस के अंदर ethical practices करे, सही है, मतलब में काम करे, किसी को रिश्वत ना दे, किसी को कोई 2 नंबर काम ना करे बिजनेस के अंदर। तो ये सारे एम्प्लॉयज के राइट्स होते हैं बिजनेस के अंदर। देन जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर होता है ना कि अब लेट्स सपोज हमारे जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, इसमें अक्सर होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सही, वो थोड़ी बहुत जो है वो पैसे हेरा फेरी कर लेती है, ट्यूशन फीस वगैरह इधर उधर कर लेती है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज को नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज को जो पैसे मिल रहे हैं, जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, वो जेन्युइनली और एथिकली जाके बिजनेस ओनर को दे और बताए कि भाई ये हिसाब किताब हुआ है। फिर उसके बाद सप्लायर्स की अगर बात करें तो सप्लायर्स भी आपके स्टेक होल्डर होते हैं। और सप्लायर जो है, सही है, दे उनका लिंक कैसे होता है बिजनेस के साथ? दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू द बिजनेस, और यूजुअली सप्लायर्स उधार पे दे रहा होता है। सो दे शुड बी रिसीविंग द पेमेंट्स ऑन एग्रीड डेट्स। इनका राइट ये है कि सप्लायर को क्या मिलने चाहिए? पैसे मिलने चाहिए ऑन द एग्रीड डेट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो बात हुई है, उस डेट पे आप पैसे दो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि भाई मैं आपको 3 मार्च को पैसे वापस करूंगा, तो 3 मार्च को आपको जो है वो पैसे देने हैं सप्लायर को, किसी भी तरह उसको आप डिले करोगे सो दैट विल बी अनएथिकल प्रैक्टिस। फिर टू रिसीव द एग्रीड अमाउंट, जो पैसे एग्रीमेंट में हुए थे वही पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का बिल है, लेकिन आप 2.5 लाख भिजवा रहे हो, बोलो यार 50,000 का डिस्काउंट दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एग्रीड है, जो अमाउंट एग्रीड है, वो एग्रीड अमाउंट आप एज अ बिजनेस पे करो टू द सप्लायर। और सप्लायर की भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे शुड कॉपरेट विद द मैनेजमेंट। सही है, मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट करें। चलो अगर मैनेजमेंट को पेमेंट इशू आ रहा है या मैनेजमेंट को जेन्युइन कोई इशू है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो है वो काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना ले, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे बिजनेस को भी। सही है, ऐसा नहीं है कि अगर जेन्युइन इशू है तो फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए बिजनेस को, मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। एंड दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी मटीरियल। आपसे अगर कोई बिजनेस मटेरियल खरीद रहा है तो यू शुड मेक श्योर दैट कि एज अ सप्लायर आप उसको एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करो। ये नहीं कि आप उसको जो है वो चूना लगा रहे हो, या लेट्स सपोज जैसे फ्रूट खरीदने जाता है अगर कोई बिजनेस, जो है वो कोई फ्रूट सेलर है, वो मार्केट से होल सेलर से फ्रूट खरीदने जाता है। तो होल सेलर क्या करते हैं? अच्छे अच्छे फ्रूट्स ऊपर रखते हैं कार्टन में, और खराब खराब फ्रूट्स नीचे लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सप्लायर को हमेशा अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल और बता के कि भाई ये चीज खराब है, ये चीज सही है, आपको खरीदना है तो खरीद लो, इतने पैसे होंगे इसके। तो हर चीज बता के ट्रेडिंग करे, ताकि एक एथिकल वे में जो है वो आपका ट्रेड हो।
देन ऑफ कोर्स देयर आर लेंडर्स, लेंडर्स भी आपके एक स्टेक होल्डर्स होते हैं। और लेंडर्स क्या करते हैं, बिजनेस को क्या पैसे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। लेंडर्स कह लो या बैंक्स कह लो, बात एक ही है, ठीक है। सो दे शुड बी रीपेड ऑन एग्रीड अमाउंट ऑन द एग्रीड डेट। बैंक्स को जो लोन आप वापस करो, सही है, तो वो एग्रीड अमाउंट वापस करो जो एग्रीड किया है आपने अमाउंट, और एग्रीड डेट पे वापस करना चाहिए। मतलब कि अगर आपने बोला है कि भाई मैं 25 तारीख को 25 मार्च को आपको पैसे वापस करूंगा, तो 25 मार्च को आपको पैसे वापस करने ही करने हैं। सो lenders should receive the agreed amount and the agreed on the agreed date, and also they should provide the agreed amount and agreed time period to pay back. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बैंक से लोन मांगा है मैंने 3 लाख का और बैंक मुझे लोन दे रहा है 2 लाख का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक को जो एग्रीमेंट हुआ है वो अमाउंट पे करना चाहिए, और साथ ही साथ वो एग्रीड टाइम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने दिए बिजनेस को कि भाई 6 महीने बाद आप पैसे दे देना, और 3 महीने बाद आप पहुंच गए बिजनेस से पैसे वापस लेने, नहीं। 3 महीने में तो आपका टाइम पूरा नहीं हुआ। जो एग्रीड टाइम है 6 मंथ्स का है, वो 6 मंथ्स के बाद आप जाओ पैसे लेने, तो एग्रीड टाइम के ऊपर आपको जाना चाहिए। तो दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लेंडर्स। फिर गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट भी जो है वो आपका एक स्टेक होल्डर है, और गवर्नमेंट जो है वो यूजुअली उनको बिजनेस के साथ कैसे कनेक्टेड होता है। गवर्नमेंट पास लॉज विच रिस्ट्रेन नेगेटिव बिजनेस एक्टिविटी, तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कंपेटिटिव लॉज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं, कंज्यूमर लॉज, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं। तो ऐसे लॉज गवर्नमेंट बनाती है ताकि बिजनेस उन लॉज के अंदर अंदर रहते हुए ऑपरेट करे। फिर दे मस्ट सपोर्ट बिजनेस सो दैट दे कैन सर्वाइव। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है कि भाई कोई अगर नया बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है तो उसको सपोर्ट देनी चाहिए बिजनेस को। एंड दे शुड मेक श्योर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। तो ये आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करनी चाहिए, तो बिजनेस जो है वो बंद ना हो। दे शुड मेक श्योर दैट के इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ताकि बिजनेस को भी जो है वो प्रॉफिट मिले, बिजनेस को भी जो है वो काम मिले। तो ये दूसरी कंट्री के साथ जो है वो लिंक अच्छे होने चाहिए, ताकि बिजनेस एक्सपोर्ट कर सके, ट्रेड कर सके दूसरी कंट्रीज के साथ। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट का राइट क्या है कि बिजनेस इनको टैक्स दे टाइम पे, सही है, कि टैक्स दे ताकि ये आगे उस टैक्स को लगाए, री इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, कंज्यूमर्स के ऊपर लगाएं, ताकि और ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो। तो टैक्सेस पे करना, और एग्रीड अमाउंट, मतलब जो टैक्स एक्चुअली बनता है वो नहीं। ऐसा नहीं है कि टैक्स आप छुपा रहे हो, बचा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स आपको जो एग्रीड अमाउंट है गवर्नमेंट को वो पे करना चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द बिजनेस। दे शुड मेक श्योर दैट द इकोनॉमी इज रनिंग वेल। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी का जो है वो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, तो इससे बिजनेस भी जो है वो काफी बाहर चले जाते हैं, काफी जो है वो बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो और गुड ट्रेडिंग लिंक्स रखें विद अदर कंट्रीज, ताकि बिजनेस एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सके। तो गवर्नमेंट का ही काम होता है। गवर्नमेंट अगर हर किसी से फड्डा करेगी, दूसरे कंट्रीज से जो है वो फड्डा करेगी, तो फिर ट्रेड कहाँ से होगा। तो गवर्नमेंट शुड मेक श्योर दैट के ट्रेड जो है वो आपका हो रहा हो। But to make sure competition is increasing in the market, they also have the responsibility that they make sure that कि businesses are competing in the market। ऐसा नहीं हो कि एक बिजनेस जो है वो खुला हुआ है और वो पूरी बिजनेस जो है वो पूरी मार्केट को जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, दे शुड इंश्योर दैट ऑल द बिजनेस आर गेटिंग फेयर चांसेस, फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट कि फ्री एंड फेयर कंपटीशन चल रहा है कंट्री के अंदर। देन लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी भी आपका स्टेक होल्डर होती है। और लोकल कम्युनिटी कैसे लिंक्ड होती है बिजनेस के साथ। दे प्रोवाइड ट्रेन एम्प्लॉयज, दे प्रोवाइड लोकल सर्विसेज। लोकल सर्विसेज लेके जैसे लोकल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, सही है, लोकल ये वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। सही है, जैसे सिंध में जितने भी बिजनेसेस हैं उनको सिंध मैनेजमेंट, सिंध वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सारे डिस्पोजल उनका कचरा वचरा उठाते हैं। सही है, और सारे सिंध वाटर बोर्ड उनको वाटर सप्लाई करता है। फिर प्रोवाइड वेल ट्रेन एम्प्लॉयज, जितनी भी लोकल कम्युनिटी है उसमें से ही आप एम्प्लॉयज उठाते हो, तो वेल ट्रेन एम्प्लॉयज आपको लोकल कम्युनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। सो दे हैव अ राइट दैट बिजनेस शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द लोकल पीपल। ऐसा ना हो कि बिजनेस आके सेटअप हो और बाहर के बंदे रख रहा है वो अपने बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर खुलता है अगर आपके एरिया में, तो वहाँ के एरिया के लोगों को सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो लोग आके अपनी जॉब्स सिक्योर कर सकते हैं। फिर उसके बाद दे शुड बी कंसल्टेड बाय द बिजनेस फॉर एनी एक्सपेंशन। बिजनेस को उनको लोकल कम्युनिटी को जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। से जैसे लोकल कम्युनिटी
से इजाजत लें कि अगर उनको जो एक्सपेंशन करनी है या कोई भी अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी है, सो दे शुड आस्क द लोकल कम्युनिटी फर्स्ट कि वेदर दे कैन डू इट और नॉट। ऐसा नहीं है कि बस आप स्टार्ट कर दो, रोड वोड ब्लॉक कर दो, हर चीज जो है वो आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। आपको पहले लोकल कम्युनिटी से इजाजत लेनी पड़ती है कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो। लोकल कम्युनिटी चेक करती है कि एक्सपेंशन हो सकती है अभी या नहीं हो सकती, कितना एक्सपैंड करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको लोकल कम्युनिटी को बतानी पड़ती है, बिकॉज इट इज देयर राइट। आप बगैर लोकल कम्युनिटी से इजाजत लिए उसकी कम्युनिटी के अंदर कोई काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दे आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी दैट इज दे शुड कोऑपरेट विद द बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स। ऐसा ना हो कि हमेशा लोकल कम्युनिटी जो है वो इस चक्कर में हो कि बिजनेस हमें रिश्वत देगा तो हम लोग जो है वो उसको एक्सपेंशन की इजाजत देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकल कम्युनिटी को भी मेक श्योर करना चाहिए कि बिजनेस को एक्सपैंड करने का पूरा पूरा मौका दे। सही है, बिजनेस अगर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो उसको सपोर्ट करे। तो दिस इज हाउ द लोकल कम्युनिटी शुड have a responsibility, that they should make sure that they are supporting the business in the expansion plans। तो इस तरीके से आपके सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, एंड दीज आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब बिजनेस जो है, सही है, बिजनेस जो है वो हर किसी को खुश नहीं कर सकता। बेसिकली आप देखें, यू यू कैन नॉट प्लीज एनीवन, राइट। ऐसे आप हर किसी को खुश रखें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह बिजनेस भी ऐसी सिचुएशन में होता है, तो ये कि बिजनेस जो है वो हर एक स्टेक होल्डर को खुश रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक को खुश करोगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को खुश करोगे तो तीसरा नाराज होगा। तो इस तरीके से आपके स्टेक होल्डर्स नाराज होते रहते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक शेयर होल्डर को उसका रिटर्न ज्यादा दूं, मतलब शेयर होल्डर को मैं प्रॉफिट में से डिविडेंड ज्यादा पे कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय शायद नाराज हो जाए। एम्प्लॉय सोचेंगे कि भाई शेयर होल्डर की जेब में भरते रहते हैं, हमें सैलरी बढ़ाने का बोल दो तो हमारे जो है वो सैलरी नहीं बढ़ती इतने सालों में। तो अगर एम्प्लॉयज की सैलरी में बढ़ाने जाऊंगा तो फिर क्या होगा, शेयर होल्डर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि शेयर होल्डर बोलेगा मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करें, आप रिटर्न इतना कम कम दे रहे हो, सैलरी इतनी क्यों बढ़ाई हुई है आपने, सैलरी कम करो। तो यूजुअली क्या होता है कि ये इस तरीके से बिजनेसेस को कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाते हैं। आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, लोकल कम्युनिटी आपकी तारीफ करेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स बोलेंगे भाई क्यों पैसा लगा दिया इतना लोकल कम्युनिटी के ऊपर, क्या दे रही है लोकल कम्युनिटी हमें। और अगर आप शेयर होल्डर पे पैसा लगाओगे, शेयर होल्डर को रिटर्न दोगे, तो लोकल कम्युनिटी बोलेगी कि भाई हमारे ऊपर भी पैसा लगा दो कभी, सही है, आपकी वजह से ये पूरा रोड ब्लॉक है, एटलीस्ट ये रोड तो बनवा दो। तो मतलब इस तरीके से जो है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली अ बिजनेस फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, द ओनर्स नीड हायर प्रॉफिट्स बट द एम्प्लॉयज माइट नीड हायर सैलरीज, सो हुज ऑब्जेक्टिव अ बिजनेस मस्ट मीट। तो अब जब ये इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि यार एक जो है वो फायदे में जा रहा है स्टेक होल्डर, तो दूसरा लॉस में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट स्टैब्लिश करती है प्रायोरिटी। वो बोलती है कि भाई अभी करंट सिचुएशन में अगर हमें पैसों की जरूरत है तो हमें शेयर होल्डर के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। भले एम्प्लॉयज थोड़ी देर के लिए नाराज हो रहे हैं, हम इनको बाद में जो है वो मोटिवेट कर देंगे ज्यादा सैलरी देके, लेकिन अभी हमें पैसों की जरूरत है तो हमें अभी शेयर होल्डर्स की जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहिए। तो अभी शेयर होल्डर के ऑब्जेक्टिव अचीव करें, उनको खुश कर दिया, उनको ज्यादा डिविडेंड वगैरह देखिए और पैसे आए बिजनेस के अंदर, वो पैसा लगाया, वो पैसा लगा के एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह बढ़ा दी, और फिर उसके बाद उस साल शेयर होल्डर को बोला कि भाई अभी सर हमने पैसे लगाए तो प्रॉफिट थोड़े टाइम में आएगा, तो फिर शेयर होल्डर का प्रॉफिट कम कर दिया और वहां पे सैलरी बढ़ा दी। तो मतलब इस तरीके से आप प्रायोरिटी सेट करते हो कि भाई अभी करंट सिचुएशन में कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज द शेयर होल्डर, वेदर इट इज द लोकल कम्युनिटी, वेदर इट इज द एम्प्लॉय, वेदर इट इज द कस्टमर। तो अभी करंटली जो इम्पोर्टेंट है आप उसको उसके ऊपर मेन फोकस करते हो, और बाकियों को आप होल्ड पे रखते हो, कि बाकियों को समझाते हो, उनसे बातचीत करते हो, या उनको जो है वो आप कटा देते हो। सही है। और जब दूसरे आ जाते हैं, दूसरे स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में किसी और को आप कर देते हो। तो यूजुअली आपका बिजनेस इस तरीके से मैनेजर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली ये नोट्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, सही है। तो ये नोट्स में भी जो है वो वही चीजें लिखी हुई हैं जो नोट्स में लिखी हैं। तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो यू गाइस गो फॉर द टाइप नोट्स। तो ये आप टाइप नोट से जो है वो पढ़ें, वो तो चलो हमारे क्लास लेक्चर से सारे ठीक है, लेकिन टाइप नोट से ये है कि इसके अंदर जो है वो और भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो यू गाइस कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स ऑफ चेंजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव।
अब क्या होता है कि कभी कभार बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करता है, और ऑब्जेक्टिव चेंज करने की वजह से भी स्टेक होल्डर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉडी शॉप हैज वन ऑफ इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव दैट इज सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंज, but due to the difficult trading condition, it was forced in 2013 to focus on cost cutting to achieve profitability and has closed some shops. तो ये एक ऑब्जेक्टिव था उनका कि भाई उनको सोसाइटी में जो है वो एनवायरमेंटल सोसाइटी और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर की इनका वो था ऑब्जेक्टिव, लेकिन क्योंकि 2013 में इनकी सेल्स इतनी बड़ी नहीं, तो दे वर फोर्स टू कट डाउन कॉस्ट, गो ऑन कॉस्ट कटिंग एंड क्लोज सम शॉप्स। तो अब जब इन्होंने ये डिसीजन लिया, सही है, इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव सोशल एंड एनवायरमेंटल चेंज से क्या करा, कॉस्ट कटिंग पे लेकर आ गए, प्रॉफिटेबिलिटी पे लेकर आ गए, और थोड़ी बहुत दुकानें बंद कर दी। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, एम्प्लॉयज जॉब विल बी लॉस्ट, स्टेक होल्डर पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि एम्प्लॉयज की नौकरियां चली गई। हाउएवर ओनर्स रिटर्न्स माइट बी सेफ गार्डेड, ओनर के रिटर्न जो है वो यहाँ पे बढ़ गए। लेंडर्स माइट बी अश्योर्ड दैट कि उनके जो रिटर्न है, उनके जो पैसे हैं वो उनको मिल जाएंगे, क्योंकि बिजनेस ने अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी पे सेट कर दिया है। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतने ज्यादा हाई चांसेस होंगे कि उनको उनका लोन वगैरह वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जब आप चेंज करते हो, जैसे बिजनेस प्रॉफिट से आप ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, तो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि भाई एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी फॉर ग्रोथ, से प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन एम्प्लॉय के ऊपर नुकसान भी आएगा कि एम्प्लॉयज की जो है वो नौकरियां भी जा सकती हैं, रिप्लेस भी हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आके उनको रिप्लेस कर सकती है। तो मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव जब भी चेंज होते हैं तो उसका एम्प्लॉयज के ऊपर, स्टेक होल्डर्स के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट आता है। सही है, लोकल कम्युनिटी हो, कस्टमर्स हो, सही है, स्टेक होल्डर्स के ऊपर इम्पैक्ट आता ही आता है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने से भी स्टेक होल्डर्स अफेक्ट होते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था, सही है, फॉर स्टेक होल्डर्स, और इसके अंदर ये जो टेबल है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो इसके जो टॉपिकल क्वेश्चंस हैं आप लोग वो प्रैक्टिस करें अपने, सही है। और आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारा जो ये टारगेट है वो आज का वो कंप्लीट हो गया।